अभी एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जो सन्न कर देने वाला है। भारत की सरकार और इसके तहत काम कर रहा जेल विभाग किस तरह से आम बंदियों के मताधिकार का हनन करती ही है, उसके मानवाधिकार का भी हनन करती है। पूरी तरीके से बेइज्जत करने वाला, अपमानित करने वाला और नीचता की प्रकाष्ठा तक जाने वाला ये मामला है। यूं तो जेल बदनाम है और जेल के अधिकारी ही बदनाम है लोगों को तंग करने में, मारने पीटने में, दंडित करने में। शायद यही कारण है कि जेल से लोग नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। और शायद यह भी एक कारण है कि पुलिस से भी लोग उतना ही नफरत, उतना ही घृणा करते हैं। मौजूदा मामला सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य विजय कुमार आर्य का है, जो अभी जेल में है। और उनके साथ किस तरह से बर्बरता बरती गई है, सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने मांग किया कि खाना में सुधार किया जाए, उचित मात्रा में खाना दिया जाए। और इसी बात को लेकर जब उन्होंने अनशन किया तो उनके ऊपर प्रताड़ना का पहाड़ टूट पड़ा। केवल उनके ऊपर ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ अन्य बंदी साथी जैसे प्रमोद मिश्रा भी थे, ये भी माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं और जेल में हैं। इनके ऊपर भी प्रताड़ना किया गया। इसके साथ ही बंदियों के साथ जेल के अधिकारी कितनी बर्बरता और नीचतापूर्ण हरकत करते हैं, इसका भी मिसाल विजय कुमार आर्य ने अपने एक पत्र में लिख करके भेजा है। यह पत्र विभिन्न माध्यमों से विभिन्न जगह छपे हैं, लेकिन यह पत्र इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वह पुलिस अधिकारी जो माओवादियों पर आरोप लगाते हैं कि यह पुलिस को मारते हैं, पुलिस की हत्या करते हैं, उन पुलिस कर्मियों को भी देखना चाहिए कि आखिर उनकी हत्या माओवादी क्यों ना करें। अगर वह संविधान को नहीं मानते तो पुलिस भी संविधान को नहीं मानती है। अगर यह कहा जाए कि संविधान को मानने माओवादी संविधान को नहीं मानते हैं इसलिए उनकी हत्या जायज है, तो पुलिस भी संविधान नहीं मानती है इसलिए उसकी भी हत्या जायज होनी चाहिए, जायज है। 76 जवान को जिस तरह से माओवादियों ने मारा, उसके भी अंदरूनी स्थिति में यही हालत था, क्योंकि पुलिस व जवान संविधान नहीं मानते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं, कानून का पालन नहीं करते हैं। परिणाम होते हैं जनता के निशाने पर आते हैं और वो मारे जाते हैं। विजय कुमार आर्य ने जिस तरह से पत्र लिख भेजा है जेल से बाहर, वह पत्र का मजमून देखिए आप और समझिए किस तरीके से यह जेल के अंदर प्रताड़ना का, यंत्रणा का एक दौड़ चलाया गया है, दौड़ चलाया जा रहा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज जो जानने लायक चीज है वो यह है कि जेल के वह अधिकारी जो औरत है, सुप्रिटेंडेंट जो औरत है, वह औरत कितनी विभत्स है, कितनी मर्दवादी सोच से ग्रसित है और हिंसा से कितनी तरह से भरी हुई है, लबरेज है कि वह अपने यौन कुंठा को भी संतुष्ट करने का माध्यम बंदियों को बनाती है, बंदियों पर अत्याचार करके इस चीज़ को लोगों के बीच आतंक का एक माहौल क्रिएट करती है। अगर ऐसे अधिकारियों की हत्या की जाती है अगर है, या माओवादी मारे या अपराधी मारे, निश्चित तौर पर इसके खिलाफ किसी तरह का कुंठा लोगों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये कुंठित लोग हैं, ना तो संविधान मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना मानवाधिकार मानते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ अपना मनमौजी और बंदी जो कमज़ोर होते हैं जेल के अंदर में किसी तरीके से आते हैं, उनको प्रताड़ित करने में ये आनंदित होते हैं। ये लोग कुंठित लोग हैं। ये लोग समाज के लिए एक उत्पीड़क उत्पीड़क हैं और इनकी हत्या की जाती है अगर है, तो कहीं से भी यह दोहम नहीं लगना चाहिए कि यह हत्या करना इनका नाजायज है। बहरहाल हम विजय कुमार आर्य का एक पत्र जो उन्होंने जेल से भेजा है, आप सभी दर्शकों को सुनाते हैं किस तरह से वो अपनी पीड़ा को बयां करते हैं। विजय कुमार आर्य बक्सर जेल में है, बिहार के बक्सर जेल में है और अंडा सेल में बंद हैं।
यह विजय कुमार आर्य विचाराधीन बंदी हैं। सीपीआई माओवादी के, जैसा मैंने बताया, सीपीआई माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य हैं, ऐसा कहा जाता है। और इन्होंने अपनी ये एनआईए के मामले में, एनआईए के तहत एक मामले में बंद हैं और जेल में हैं। यह लिखते हैं अपने पत्र के मजमून में, मैं विजय कुमार आर्य पटना एनआईए स्पेशल केस नंबर 5/22 में आरोपित अभियुक्त हूँ। मेरी गिरफ्तारी 11 अप्रैल 2022 को रोहतास जिले से हुई थी। 7 जून 2022 को मुझे सासाराम जेल से एनआईए कोर्ट पटना में पेश किया गया और उसी दिन मुझे आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर पटना में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तब से मैं वहीं बंद था। जून 24 के अंतिम सप्ताह में बेऊर जेल में नई अधीक्षक श्री विधु कुमार ने पदभार ग्रहण किया। सम्माननीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने किया है, श्री विधु कुमार। खैर, आते ही उन्होंने बंदियों के भोजन राशन में भारी कटौती शुरू कर दी। जैसे जेल मैनुअल के अनुसार प्रति बंदी 250 ग्राम चावल या आटा निर्धारित है, लेकिन उन्होंने 100 ग्राम के हिसाब से थालियों में देना शुरू कर दिया। सप्ताह में प्रतिदिन बदल बदल कर मिलने वाला नाश्ता भी बंद कर दिया। सप्ताह में मिलने वाला विशेष भोजन चिकन, पनीर, अंडा भी बंद कर दिया गया। जेल में मौजूद कम से कम 100 वार्डों में लगभग 80 से 90 वार्डों को उन्होंने 2-2 लाख रुपया प्रति वार्ड देकर दबंग कैदियों के हाथों बेच दिया। सरकार द्वारा संचालित जेल कैंटीन में हर वस्तु की कीमत छपी खुदरा मूल्य से दोगुनी दर पर बेची जाने लगी। सुधा दूध उत्पाद के सभी उत्पादों को मुद्रित मूल्य से 5 रुपया अधिक पर बेचा जाने लगा। जेल गुमटी को भी बेच दिया गया। जहां मनपसंद वार्ड में जाने के लिए पहले 500 रुपये लिए जाते थे, अब 1000 रुपया लिए जाने लगे। जेल के एकमात्र डिलक्स शौचालय को भी बेच दिया गया, जहां स्नान और शौच के लिए बंदियों से मनमानी राशि वसूल की जाने लगी। एक बार के लिए 10 रुपया और महीने का 300 रुपया। कार्ड खरीदने वाले लोग बंदियों से एक सीट, लोग मतलब वो दबंग बंदियों से एक सीट के लिए 1000 रुपया प्रति माह और भोजन के लिए 3000 से 5000 रुपया प्रति माह वसूलने लगा। जेल अधीक्षक विधु कुमार ने पैसे वाले बंदियों को सेल यानी गोलघर या काला पानी में बंद कर उनसे 5000 रुपया से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूलना शुरू कर दिया। चाहे कैदी हो या विचाराधीन बंदी, सभी को गाली गलौज, मारपीट और नाना प्रकार से अपमानित कर प्रताड़ित करने की शुरुआत इस अधीक्षक ने की। अधीक्षक मतलब विधु कुमार ने। इन समस्याओं से बंदियों में त्राहिमाम मच गया। उपरोक्त समस्याओं को लेकर हमने जेल अधीक्षक से मिलकर समाधान हेतु वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। तब बंदियों ने जेल में जारी अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया। 29 अगस्त 2024 को हमने मतलब विजय कुमार आर्य और उनके साथी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की और अपनी मांग पत्र अधीक्षक के समक्ष भेजा। 30 अगस्त 2024 की सुबह से 14 बंदी, जिसमें नाम है प्रमोद मिश्र, राजेश कुमार सिंह, रोहित राय, धीरज कुमार पासवान, सूबेदार यादव, अनिल यादव, सोनू कुमार, बिजली महतो, अजय सिंह भोक्ता, करीमन नोनिया, धर्मवीर उर्फ चोहा यादव, राजेश कुमार, कांता पासवान और भोला सिंह ने आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के समर्थन में प्रतिदिन सैकड़ों बंदी क्रमवार मेरे नेतृत्व में भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रहे थे। फिर भी जेल अधीक्षक ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और दमन का सहारा लिया। जिस दिन 29 अगस्त को हमने भूख हड़ताल की घोषणा किया,
उसी रात 11 बजे मुझे बक्सर जेल और प्रमोद मिश्रा को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर भेज दिया गया। अब इनकी यातना का कालचक्र शुरू होता है। इन्होंने अध्याय बांटा है यातना गृह की कथा। 30 अगस्त 24 की सुबह 7 बजे मैं केंद्रीय कारा बक्सर में प्रवेश किया। वहां मुझे जेल के प्रवेश शाखा में कार्यालय में सहायक जेलर शिव सागर के समक्ष पेश किया गया। मुझे देखते ही इन्होंने मां बहन की गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। मैं हतप्रभ रह गया कि आखिर जेलर ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उन्होंने जेल सिपाही से कहा कि बाहर से 2 बीएमपी सिपाहियों डंडा लेकर बुलाओ। जब वे अंदर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने बेऊर जेल में क्या किया है। मैंने कहा, मैंने वहाँ कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, मैंने जेल मैनुअल के अनुसार भोजन न मिलने के कारण अनशन की घोषणा की थी। इस पर वे आग बबूला हो गए और बीएमपी सिपाही से बोले, इसकी अच्छी तरह से शिकायत करो। शिकायत करो मतलब पिटाई करो। फिर जेलर के कार्यालय के एक कोने ले जाकर एक सिपाही ने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर आगे झुका दिया और दूसरा सिपाही मेरे चूतरों और जांघों पर सैकड़ों लाठियां बरसाने लगा। जब वह सिपाही थक गया, तब मुझे फिर जेलर के सामने खड़ा किया गया। जेलर ने फिर गंदी गालियां दी, मानो मेरी माँ बहन बिहार सरकार की गैर मुजर्रवा जमीन हो। उन्होंने सिपाहियों को गाली देते हुए कहा, तुम लोग इसको कैसे पीटे हो कि इसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकला। इसे फिर से पीटो। फिर से मुझे झुकाकर 100 से अधिक लाठियां मारी गई। मैं चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन ना मारने वालों को दया आई, न पीटने वालों को। जब सिपाही हाँफने लगा, तब मुझे फिर जेलर के सामने ले जाया गया। जेलर ने लाल आंखों से देखकर सिपाहियों को गाली दी, तुम लोग कैसे पीटे हो कि यह अब भी इतना टाइट खड़ा है। इसे इतना पीटो कि सेल तक लंगड़ाते हुए जाए। फिर मुझे उसी कोने में ले जाया गया। इस बार पकड़ने वाला सिपाही लाठी लेकर पीटने लगा और दूसरा सिपाही मुझे पेट के बल लिटाकर मेरी पीठ पर बैठ गया। मेरे पैरों को ऊपर उठाकर पकड़ा गया और तलबों पर अनगिनत लाठियां मारी गई। जब वह थक गया, तब मुझे फिर उस जल्लाद जेलर के सामने खड़ा किया गया, जबकि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शिव सागर जेलर ने गालियां देते हुए कहा, कान पकड़कर 20 बार उठक बैठक करो और कहो कि अब किसी जेल में अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन या अनशन नहीं करूंगा। जब मैंने इनकार किया, तो उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ लाठियां बरसाओ, जब तक यह बेहोश होकर न गिर पड़े। मजबूरन मुझे उठक बैठक करनी पड़ी और तब तक करता रहा जब तक मैं गिर नहीं पड़ा। इसके बाद जेलर ने मुझे अंडा सेल में भेजने का निर्देश दिया। कार्यालय से निकलकर गेट पर पहुंचा तो दोबारा तलाशी के बाद अपने बिखरे सामान को समेटने लगा। तभी एक गेट वार्डर ने पीछे से आकर अचानक 15-20 लाठियां अंधाधुंध बरसा दिया। वह शायद और मारता, लेकिन उसके साथी सिपाही ने उसकी लाठी पकड़ ली और बोला, छोड़ दो, बूढ़ा आदमी है। मेरी उम्र 64 वर्ष है। मैं लंगड़ाते हुए गुमटी और सेल तक पहुंचा। अंडा सेल में जाने के बाद शाम को मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता था और दर्द की दवा लेना चाहता था। मुझे अस्पताल नहीं जाने दिया गया। गर्म पानी मांगा तो वह भी नहीं दिया गया। उल्टे सिपाही ने गाली दी। मैं 24 घंटे तक दर्द से छटपटाता रहा। रात में ना पीठ के बल चित सो सका, न चुपचाप बैठ सका। 3 दिनों तक बैठकर शौच करना भी कष्टकारी था। दूसरे दिन को जेल अस्पताल में हालिया करवाने के लिए ले जाया गया, लेकिन दवा नहीं मिली। सेल में मुझे एक घड़ा, एक थाली और एक कंबल दिया गया। मैंने कटोरा और गिलास मांगा, लेकिन वह नहीं मिला। किसी भी बंदी को वहाँ कटोरा गिलास नहीं दिया जाता। अगर आप दूसरी जेल से आए हों तो उसे भी गुमटी पर छीन लिया जाता।
मैंने अगर दूसरे जेल से लेकर के आप आ रहे हैं या घर से मंगवाए हैं उसके लिए, तो वह भी छीन लिया जाता है गुमटी पर या जेल गेट के अंदर आते ही। मजबूरन मुझे एक प्लास्टिक की बोतल काट कर उससे 2 गिलास बनाना पड़ा। बोतल के नीचे वाले हिस्से में दाल, दही, दूध, खीर, सेवई रखने और चाय पीने के लिए तथा ऊपरी हिस्से को ढक्कन से बंद कर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। लगभग 3 माह तक इस प्लास्टिक के गिलास से काम चलता रहा, लेकिन अब वह जगह जगह से फटने लगा। तब एक बार जब जेलर राघवेंद्र बाबू शाम को सेल में आए, तो मैंने फटा गिलास दिखाते हुए कहा, 21वीं सदी की जेल में हूँ और 3 माह से इस बोतल के गिलास से काम चला रहा हूँ। अब यह भी जवाब दे रहा है, कृपया या तो एक नई बोतल दे दें ताकि दूसरा गिलास ना लूं, या कटोरा गिलास दे दें। शायद शर्मिंदगी के कारण उन्होंने अगले दिन एक कटोरा और गिलास भिजवाया, लेकिन अधिकांश बंदी अभी भी बिना कटोरा गिलास के प्लास्टिक की बोतल से गिलास बनाकर काम चला रहे हैं। ज्ञात हो कि बिहार सरकार बंदियों पर खर्च करने वाले राज्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तिहाड़ जेल के बाद चौथे स्थान पर है। फिर भी यह स्थिति है। दरअसल इसके पीछे तो भ्रष्टाचार का मामला है और दूसरा मामला जेल अधिकारियों का प्रशासनिक दफा के बंदियों को अधिकतम उत्पीड़न करने का मनोविज्ञान है। गौरतलब हो कि बक्सर जेल की अधीक्षक एक महिला ज्ञानिता गौरव है, एक औरत है ये, जिसके आदेश पर सहायक जेलर शिव सागर और जेल का पुलिस बंदियों पर यह क्रूरता करती है। विजय आर्य अपने लंबे लेख में जेल की क्रूरता का उल्लेख करते हुए बताते हैं, श्रीदेवी स्टाइल शीर्षक से वो लिखते हैं, 15 सितंबर 2024 को बक्सर जेल के बंदियों ने अंडा सेल ए में घटिया भोजन के विरोध में बहिष्कार किया। मैं भी इसमें शामिल था। बंदियों ने सेल के प्रभारी जेलर से मिलने की मांग की। दोपहर में गिनती के बाद सहायक जेलर शिव सागर सेल में आए तो बंदियों ने भोजन की मात्रा और गुणवत्ता को लेकर शिकायत की। जेलर ने खाने की गुणवत्ता ठीक करने का आश्वासन दिया। अगले दिन खाना ठीक भी हुआ, लेकिन 3-4 दिन बाद ही खाना बहिष्कार करने वाले बंदियों के नेतृत्वकर्ता बबलू कुशवाहा, अठवास और छोटे लाल को गुमटी पर बुलाकर बर्बर तरीके से पीटा गया। उन्हें कहा गया, तुम लोग नेता बनते हो, अनशन करते हो, ठीक कर देंगे। बक्सर जेल में बंदियों के पीटने का जो तरीका है उसे श्रीदेवी स्टाइल कहा जाता है। यह श्रीदेवी ज्ञानिता जो वहाँ की सुपरिटेंडेंट है, यह श्रीदेवी स्टाइल से पिटवाती है। यह औरत का भी अपमान है और ये हालत इस जेल की जो ज्ञानिता गौरव है, औरत ये, इस औरत की नीचता और इसकी यौन कुंठा को दर्शाता है यह श्रीदेवी स्टाइल। जेल में बंदियों को पीटने का जो तरीका है तो श्रीदेवी स्टाइल कहते हैं। ये विजय कुमार आर्य लिख रहे हैं। इस शैली में जिसे पीटना होता है उसे गुमटी पर ले जाकर एक पाए से सटाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसके दोनों हाथों को 2 सिपाही मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि वह हिलडुल न सके। फिर 2 सिपाही जो जेल पुलिस या बीएमपी के हो सकते हैं, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते हैं। इस तरह 4-5 राउंड में पीटा जाता है। एक राउंड में लगभग 100 लाठियां मारी जाती है। पीटते समय जेलर, सिपाही, जमादार और कैदी अश्लील भाषा और भंगिमाओं का प्रयोग करता है। कैदी का मतलब यहाँ हो गया दबंग कैदी या दलाल कैदी, जो कि प्रशासन से मिल करके अपना उल्लू सीधा करता है। ऐसा लगता है मानो गाय, भैंस, बकरी को पाल खिलाया जा रहा हो। सहायक जेलर शिव सागर पीटे जा रहे बंदी से कहता है, बेटा तुझे पीटा नहीं जा रहा है, समझो कि तुम श्रीदेवी के साथ किस कर रहे हो। किस मतलब किस
KISS। जेलर राघवेंद्र कहता है, बेटा समझो तुम्हें पीटा नहीं जा रहा, तुम श्रीदेवी के साथ लव कर रहे हो। कोई कैदी सिपाही टिप्पणी करता है, बेटा तुम पीटे नहीं जा रहे हो, समझो कि तुम श्रीदेवी के साथ सेक्स कर रहे हो। इन बातों को सुनकर वहां मौजूद दलाल बंदी या लोग ठहाके लगाते हैं। पीटा जा रहा बंदी रोता है, गिड़गिड़ाता है, क्षमा मांगता है, लेकिन उसकी आवाज वहां निरर्थक साबित होती है। पीड़ित को 4-5 राउंड मारने के बाद सेल में बंद कर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। बबलू, अठवास, छोटे लाल जैसे दर्जनों बंदियों के साथ ऐसा ही हुआ और यह आज भी जारी है। हैरानी की बात है, केंद्रीय कारा बक्सर की अधीक्षक एक महिला ज्ञानिता गौरव है, लेकिन उत्पीड़न के मामले में वे और भी बेकाबू हैं। उपरोक्त सभी उत्पीड़न में उनकी सहभागिता और सहमति है। वे स्वयं बंदियों को इस तरह पिटवाती है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि वे पिटाई का आदेश देकर गुमटी से चली जाती है। शायद उन्हें लव और सेक्स की बातें सुनने में लाज लगता होगा, या पीड़क पुरुष अधिकारी उनके सामने ऐसी बातें कहने में हिचकता होगा। शायद इसीलिए वो वहां मौजूद नहीं रहती है, आदेश देकर निकल जाती है। बक्सर जेल के अधीक्षक हो या जेलर, सभी का दिमाग और मानवीय विकृति और विद्रुपताओं से भरा हुआ है। देश की सम्मानित और दिवंगत अभिनेत्री के नाम पर जेल में जो विभत्स उत्पीड़न शैली चल रहा है, उसकी सिद्धांतकार उस अधीक्षक ज्ञानिता गौरव जो औरत है वह है। भले ही वह औरत है, लेकिन उनकी सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार मर्दवादी है। गरीब मजदूरों के प्रति दमन और उत्पीड़न का सत्तात्मक विचार उसकी अंदर अंदर कूट कूट कर भरा है। शायद ये इसको यौन कुंठाना कहें तो इस औरत को और क्या कहें। बक्सर जेल के पुराने बंदी बताते हैं कि जब राजीव कुमार अधीक्षक और त्रिभुवन कुमार उपाधीक्षक थे, तब प्रशासनिक दफा में आए बंदियों के साथ ऐसी पिटाई नहीं होती थी। लेकिन जब से ज्ञानिता गौरव अधीक्षक और राघवेंद्र सिंह जेलर बने, तब से यह बार बार होने लगा है। जेल कैदियों के उत्पीड़न और अत्याचार इस श्रीदेवी स्टाइल की पिटाई से आहत होकर एक दिन अठवास मियाँ जिनकी पिटाई की गई थी, ने अंडा सेल में अपना हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। संयोगवश उसी दिन टी सेल में गोलू मिश्रा, सिवान के थे, वे ने भी ऐसा ही किया। बंदियों की सजगता के कारण वे बच गए। घटना की जानकारी होने पर बंदियों ने उन्हें तुरंत जेल अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के बाद जब वे ठीक हुए तो उन्हें फिर गुमटी पर ले जाकर श्रीदेवी स्टाइल में 4-5 राउंड पीटा गया। गोलू मिश्रा को अंडा सेल बी और अठवास मियाँ को टी सेल में तड़पने के लिए डाल दिया गया। इन लोगों को पीटने का आदेश यही औरत ज्ञानिता का ही था। विजय कुमार आर्य अपने लेख में आगे लिखते हैं, शीर्षक देते हैं प्रशासनिक दफा का सच। प्रशासनिक बंदी का मतलब गुलाम है। जैसे रोम में गुलामों के साथ व्यवहार होता था, वैसा ही बिहार की जेलों में प्रशासनिक दफा के बंदियों के साथ होता है। जब प्रशासनिक बंदियों को पीटा जाता है तो उन्हें 2-3 सप्ताह तक परिवार से मुलाकात करने नहीं दी जाती है। पत्र लिखने, फोन करने या केस में उपस्थापन की अनुपस्थिति नहीं दी जाती है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थापन की अनुमति होता भी है तो जेल की शिकायत या मारपीट की बात जज से न कहने की धमकी दी जाती है। डराया जाता है कि जज से शिकायत की तो और पिटाई होगी। बंदी शिकायत न करे, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवाज़ बंद कर दी जाती है। महीनों तक सरकारी बूथ में नाम नहीं जोड़ा जाता। मेरे मामले में 3 महीने के बाद नाम जोड़ा गया। जब मैंने घर पर पत्र लिखने के लिए कागज कलम मांगी तो शिवसागर जेलर ने कहा कि प्रशासनिक बंदी को पत्र लिखने का अधिकार है या नहीं, और पत्र बंदी आवेदन पत्र पर लिखा जाएगा या सादे कागज पर,
यह अधीक्षक के आदेश से ही तय होगा। मुझे अंत तक यह नहीं मिला। जब मैंने कोर्ट में आवेदन के लिए बंदी आवेदन पत्र और कलम मांगे तो जेलर राघवेंद्र ने कहा, अधीक्षक के आदेश के बाद ही मिलेगा। तो जेलर राघवेंद्र ने कहा, अधीक्षक के आदेश के बाद ही मिलेगा। मैंने अधीक्षक से मिलने के लिए 2 आवेदन दिए और 2 बार जेलर प्रियदर्शी से भी कहा, लेकिन अधीक्षक महोदया से मुलाकात नहीं हुई। बंदियों के प्रति उनका रवैया दमनकारी और उत्पीड़नकारी है। जो जेल अधीक्षक और जेलर बंदी को प्रशासनिक दफा में भेजते हैं, वे फोन पर उस जेल के अधिकारियों को सूचित कर देते हैं कि बंदी को किस कारण भेजा गया और उसे कितनी और कैसी यातना देनी है। उसी के अनुसार यातना दी जाती है। बेऊर जेल अधीक्षक विधु कुमार ने बक्सर जेल अधिकारियों को जैसा कहा, उसी तरह मेरी और भाकपा माले नेता मृत्युंजय कुमार की पिटाई हुई। विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर में प्रमोद मिश्र 75 वर्ष के और अरमान मलिक की भी पिटाई हुई। मंडल कारा अररिया में नवल भुइयां और मिथिलेश वर्मा को तब तक पीटा गया जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। राकेश राकेश कुमार क्रांति को मुजफ्फरपुर, विनय यादव उर्फ जीजेबी यादव को मंडल कारा भभुआ में बुरी तरह पीटा गया। बिहार के बंदियों के बीच विशेष केंद्रीय कारा तृतीय खंड भागलपुर को ग्वातनामो केंद्रीय कारा, बक्सर को अबू गरेब और मंडल का अररिया को सीरिया की शेदनाया जेल के रूप में कुख्यात माना जाता है। सवाल यह है कि अगर जेल मैनुअल के अनुसार खाद्य सामग्री नहीं दी जाती और सारी बातचीत और प्रयासों के बाद भी सुधार नहीं होता, तो बंदियों द्वारा शांतिपूर्ण भूख हड़ताल या आमरण अनशन करना कितना बड़ा अपराध है। इसके लिए प्रशासनिक दफा लगाकर जेल स्थानांतरण करना कितना विधि सम्मत है। अनशन के अपराध में ही केंद्रीय कारा बेऊर पटना से लगभग 2 दर्जन बंदियों को बिहार के उपरोक्त जिलों में स्थानांतरित किया गया। प्रशासनिक दफा में भेजे गए बंदियों के लिए नियम है कि जिस जिले की जेल में उन्हें भेजा गया, उसी जिले की पुलिस उन्हें लाएगी। लेकिन आमतौर पर भेजने वाली जेल अवधि पूरी होने के बाद ही बंदी को वापस नहीं मंगाती। इससे बंदी वहां सालों तक अटका रहता है। इसमें रिश्वत का खेल भी चलता है। जो बंदी अपने जिले की जेल में वापस आना चाहते हैं, उन्हें संबंधित जेलर से संपर्क करना पड़ता है। वापसी और केस निपटारे के लिए मुंहमांगी रिश्वत देनी पड़ती है। तब जाकर जेल अधीक्षक, जेलर और पुलिस लाइन के मेजर को गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा जाता है। इसमें 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लेन देन होता है। उदाहरण के लिए मई 24 को बेऊर जेल से एक बंदी बक्सर जेल में आया। 6 माह बाद उसकी प्रशासनिक दफा की अवधि नहीं बढ़ाई गई। न बेऊर जेल ने उन्हें वापस बुलाया, न बक्सर जेल ने उसे भेजा। 8 माह बाद भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, न उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिजिकल उपस्थापन हुआ। तब उसने बेऊर जेल वापस जाने के लिए प्रयास शुरू किया। बक्सर और बेऊर बक्सर जेल के एक सहायक जेलर से 30,000 रुपया में सौदा तय हुआ। बक्सर और बेऊर जेलरों के साथ साथ पटना पुलिस लाइन के मेजर के बीच ये राशि बटी। प्रशासनिक बंदी के वकील अगर कोर्ट में फिजिकल उपस्थापन की मांग करते हैं, तो आमतौर पर कोर्ट के आदेश पर ही उपस्थापन होता है। ज़्यादातर मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थापन करवाया जाता है। अगर कोर्ट सशरीर उपस्थापन का आदेश देता है, तब भी उसी जिले की पुलिस जाती है जिस जिले का केस है। आजकल कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का चलन बढ़ रहा है। बिहार में कई अधीक्षक और जेलर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। ये मामले में भी ऐसा ही हुआ। मेरे मामले में मतलब आर्य कुमार के मामले में 29 अगस्त 24 को मुझे बक्सर जेल भेजा गया, लेकिन बेऊर जेल के अधीक्षक ने कोर्ट से कोई आदेश नहीं लिया। जबकि प्रशासनिक दफा में किसी बंदी का जेल स्थानांतरण करने से पहले उस कोर्ट से अनुमति लेना अनिवार्य है जिसके समक्ष केस चल रहा हो। मैं एनआईए बंदी हूं और मेरा केस स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। फिर 29 नवंबर 24 को एनआईए कोर्ट ने मुझे बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया, लेकिन जब पुलिस मुझे बेऊर जेल लेकर आई, अधीक्षक विधु कुमार ने मुझे रखने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट के पेशकार ने फोन पर उनसे बात की
फिर भी उन्होंने मुझे नहीं रखा। 3-4 घंटे तक जेल गेट पर यह खेल चलता रहा। आखिरकार रात 12-1 बजे मुझे वापस बक्सर जेल ले जाया गया, जहां जेलर शिव सागर ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर मुझे जेल में रख लिया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन होता है। ये असंवैधानिक लोग खुद को संवैधानिक होने का तगमा पहनाते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। 9 दिसंबर 24 को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मुझे फिर बेऊर जेल में रखने का आदेश दिया। उस दिन मुझे रख लिया गया, लेकिन 5 दिन बाद फिर बक्सर जेल चालान कर दिया गया। ऐसा लगा मानो जेल अधीक्षक कानून से ऊपर है, कानून के अनुसार नहीं बल्कि उसके आदेश के अनुसार कानून हाँफ रहा था। प्रशासनिक दफा का एक उद्देश्य विचाराधीन बंदी के केस निपटारे में विलंब करना, उन्हें परिवार से काटना, अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करना और एक तरह से सबक सिखाना या बदला लेना है। इस दफा की आड़ में जेल अधिकारी मनमानी और लूटपाट कर रहे हैं। गरीब, वंचित, दलित और राजनीतिक बंदी इससे सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। प्रशासनिक दफा के नाम पर बंदियों के साथ जो मारपीट और उत्पीड़न हो रहा है, वह 1-2 जेलर या अधीक्षकों का मामला नहीं, बल्कि पूरा जेल विभाग एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। इसमें जेल आईजी से लेकर सिपाही, कर्मचारी, जेल अधीक्षक और दबंग कैदी तक शामिल हैं। दमन, उत्पीड़न और लूट के इस सिंडिकेट में जिला प्रशासन भी जुड़ा रहता है। जिस दिन बबलू कुशवाहा, अठवास मियां और छोटेलाल की पिटाई हुई, उसके अगले दिन बक्सर के डीएम और एसपी जेल में जांच करने के लिए आए। बबलू कुशवाहा ने उन्हें सारी तकलीफें बताई और बदन के कपड़े उतार कर दिखाया कि कैसे बेरहमी से उन्हें पीटा गया। दोनों अफसर मौन रहे, कोई संवेदना तक नहीं जताई। इसके बाद जेलर शिव सागर अंडा सेल में आए और छाती ठोक कर बोले, अरे डीएम क्या, हम पीटेंगे तो जज भी हमें कुछ नहीं करेगा। बंदी उनकी बात को नियति मान के चलते हैं। यही कारण है जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में बक्सर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंडा सेल में आए तो डर के मारे किसी ने शिकायत तक नहीं की। विजय कुमार आर्य का ये जो लेख है, बिहार के जेलों में क्रूरता भ्रष्टाचार की कहानियां, ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां जेल के अंदर चलता है। जेल इस देश का में कानून लागू नहीं होता, जेल पर इस सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। इस जेल पर, इस क्या, भारत की किसी भी जेल पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कानून नहीं है। सारे सारे गुंडे और मवाली हैं। ये जेल के नाम पर एक बहुत बड़ा माफिया सिंडिकेट चलाते हैं और लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं कि तुम संविधान को मानो, तुम संविधान नहीं मानते हो। ये सबसे बड़ा असंवैधानिक, कानून के दुश्मन, संविधान के दुश्मन यही ये माफिया गिरोह सिंडिकेट हैं, जो जेल अधीक्षक, जेलर, पुलिस बनकर लोगों को लूट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तंग तबाह और उनकी हत्या तक कर रहे हैं। एक आम रिपोर्ट है मानवाधिकार आयोग का और सरकार का खुद का, जेल के अंदर 90% गरीब, पीड़ित और दुखी लोग रहते हैं। ये गरीब लोग जो अपने केस की ठीक से सुनवाई तक करने के लिए वकील नहीं रख पाते, जो अपने घर का बर्तन तक बेच करके जेल के अधिकारियों को या कानून कोर्ट कचहरियों में झोंक देते हैं, वे लोग से यह उम्मीद करते हैं कि यह लोग चूं तक ना करे। ऐसे में ही अगर माओवाद ना फैले तो और क्या फैले। इन जेलरों के, इन अधीक्षकों के, इन अधिकारियों को ये अगर हत्या ना की जाए तो क्या किया जाए। पुलिस की अगर हत्या ना हो तो क्या हो। अगर आप संविधान नहीं मानते, अगर आप कानून नहीं मानते, अगर आप देश के मानव के अधिकार को हनन करते हैं, तो आपकी अगर हत्या की जाती है तो कहीं से भी यह गलत नहीं है, यह न्यायोचित है। सठे साठ्यम समाचरेत, यह प्राकृतिक नियम है।
अगर किसी की आप हत्या कर रहे हैं तो उसे भी बदले में आपको हत्या करने का अधिकार है। इसलिए जब कोई बोलते हैं कि माओवादियों ने 76 पुलिस को मार दिया, तो ये दुख की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि ऐसे अपराधी जो कानून के सहारा लेकर के, सरकार का सहारा लेकर के, इस देश की मेहनत जनता का पैसा पर पल कर इस देश की मेहनत जनता को मार रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। उनकी हत्या करना कहीं से भी गलत नहीं है। और अगर यही चलता रहा तो निश्चित तौर पर, अगर आपके पास हत्या करने का लाइसेंस अगर है, तो देश की जनता को भी आपको खत्म करने का लाइसेंस है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। मैं चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार जरूर दीजिए। नमस्कार।